एक सिविल सूट के ट्रायल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसका फ्रेमिंग ऑफ इशू, क्योंकि यही वो चीज़ है कि अगर इसको करेक्ट और एक्यूरेट फॉर्म में किया गया तो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड में, सबसे कम समय में डिसीजन को प्राप्त किया जा सकता है। सिद्धि चुन्नीलाल वर्सेस सुरेश गोपकिशन के केस में कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया था कि अगर फ्रेमिंग ऑफ इशू को गलत तरीके से फ्रेम किया गया है, इनएक्यूरेट तरीके से फ्रेम किया गया है, तो यह एक साथ इनजस्टिस, अननेसेसरी डिले और उसके साथ ही साथ वेस्टिंग ऑफ कोर्ट मटेरियल और टाइम, ये तीनों को एक साथ जन्म देता है। और इसीलिए फ्रेमिंग ऑफ इश्यू को बहुत ही केयरफुल तरीके से, एक्यूरेट और करेक्ट वे में बहुत ही सावधानी के साथ फ्रेम किया जाना चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम इसी इश्यू ऑफ फ्रेम, जो कि सीपीसी के ऑर्डर 14 में दिया गया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। फ्रेमिंग ऑफ इश्यू के टॉपिक में आगे बढ़ने से पूर्व हम जान लेते हैं कि इश्यू या मुद्दा का मतलब क्या होता है। एक जनरल टर्म में इश्यू या मुद्दे का मतलब वो चीज़ें होती हैं, वो फैक्ट्स होते हैं जिनको एक प्लेंटिफ के द्वारा या एक पार्टी के द्वारा अफर्म किया जाता है, स्वीकार किया जाता है कि ये चीज़ें हुई हैं, ये बात सही है, जबकि उसके अगेंस्ट में जो उसकी अपोजिट पार्टी होती है, जो डिफेंडेंट होती है, वो उन चीज़ों को पूरी तरह से नकारती है, उनसे डिनाई करती है। और सीपीसी के अंतर्गत इसी चीज़ को इश्यू या मुद्दा कहा गया है। अब अगला प्रश्न यह आता है कि इस फ्रेमिंग ऑफ इश्यू का ऑब्जेक्ट क्या था, इसका पर्पस या इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, कोर्ट इनको फ्रेम क्यों करता है। इसके बारे में सीपीसी में यह बताया गया है कि नॉर्मल टर्म में एक जो सिविल मामला होता है दो व्यक्तियों के बीच में, वो आरंभ तो किसी और पॉइंट से होता है, लेकिन कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत ही अस्पष्ट, बहुत ही बिखरा हुआ हो जाता है। तो उन सबको बिखरे हुए पॉइंट्स को समेट कर एक नैरो फॉर्म में लाकर उनमें जो मेन इशू होता है, मेन मुद्दा जिसको रिजॉल्व करना होता है, जिसको सॉल्व करके डिसीजन दिया जा सकता है या उस मुद्दे को खत्म किया जा सकता है, उसके बारे में ज्ञात करना, फिर उसके बारे में आगे प्रोसीडिंग को बढ़ाना, यही उद्देश्य होता है फ्रेमिंग ऑफ इशू का। नेक्स्ट बात करते हैं इश्यूज के काइंड के बारे में। तो सीपीसी में इसके दो काइंड्स बताए गए हैं, दो टाइप्स बताए गए हैं, जहां पे पहला काइंड इश्यू इन फैक्ट है और दूसरा इश्यू इन लॉ है। इश्यू इन फैक्ट का मतलब वो हुआ एक प्लीडिंग के अंतर्गत जहां पे प्लेंटिफ डिफेंडेंट के ऊपर कुछ आरोप लगाते हुए कुछ मटेरियल फैक्ट देता है, जिनके बेस पे वो पूरा केस का, सिविल सूट का निर्माण होता है। जबकि इश्यू इन लॉ का मतलब वो सारे एविडेंसेस हुए, वो लॉ हुए, वो प्रोविजंस हुए, जिनके बेस पे उस इश्यू ऑफ फैक्ट को सॉल्व किया जाएगा, उस पूरे केस को सॉल्व किया जाएगा। और इनको निर्धारित करने का, इनको डिसाइड करने का, डिटरमाइन करने का काम उस अथॉरिटी का होता है जिनके सामने ये मामले गए होते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है कि किन स्टेज पे, किस स्टेज पे फ्रेमिंग ऑफ इशू होता है, किस समय पे ये किया जाता है। तो सीपीसी में ये प्रोविजन दिया गया है कि फ्रेमिंग ऑफ इशू फर्स्ट हियरिंग पे किया जाएगा, जहां पे कोर्ट दोनों ही रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट दोनों को ही पढ़ने के बाद और दोनों ही की पार्टीज के जो भी एविडेंसेस प्रस्तुत किए गए हैं, जो विटनेस प्रस्तुत किए गए हैं, उनको एग्जामिन करने के बाद और उसके अलावा दोनों ही पार्टीज को, जो प्लेंटिफ हैं, डिफेंडेंट हैं, उनको सुनने के बाद और उनके प्लीडर्स के आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद फ्रेमिंग ऑफ इशू करता है। इसके अलावा इसमें यह भी पॉइंट बताया गया, यह भी प्रोविजन दिया गया है कि अगर किन्हीं व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक है फ्रेमिंग ऑफ इशू के लिए, यानी फ्रेमिंग ऑफ इशू उन व्यक्तियों की अनुपस्थिति में, वो जबकि एब्सेंट है उस टाइम पे नहीं किया जा सकता, तो तब तक के लिए, जब तक उस व्यक्ति को सामने प्रस्तुत नहीं किया जाएगा कोर्ट के सामने, तब तक इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। जबकि यही चीज़ बताई गई है डॉक्यूमेंट के मामले में कि अगर फ्रेमिंग ऑफ इशू के लिए कोई डॉक्यूमेंट आवश्यक है और वो डॉक्यूमेंट उस समय कोर्ट में उपस्थित नहीं है, तो फ्रेमिंग ऑफ इशू तब तक के लिए टल जाएगा, तब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा, जब तक उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता। मीनिंग, ऑब्जेक्ट, इसके काइंड और इसके स्टेज को जानने के बाद अगला पॉइंट उस चीज़ का आता है कि किन मटेरियल्स पे, किन बेसिस पे ये फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होते हैं। तो सीपीसी के अंतर्गत इसमें 3 पॉइंट्स बताए गए हैं, जहां पे सबसे पहला पॉइंट उन एलिगेशंस के मामले में है जो कि ओथ के बाद, प्रॉपर शपथ के बाद दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर लगाती हैं। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत वो एलिगेशंस हैं जो कि एक प्लीडिंग में, रिटन स्टेटमेंट और एक प्लेंट में बताए गए हैं, और उसके
इसके अलावा इंटेरोगेशन में जो भी आंसर्स आते हैं वो भी इसके अंतर्गत ही इंक्लूड किए जाते हैं। और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत वो डॉक्यूमेंट्स जो कि एक सिविल सूट के अंतर्गत दोनों पार्टीज अपने अपने केस को, अपने अपने आरोपों को, अपने अपने जो उसका एलिगेशन है उनको सपोर्ट करने के लिए प्रस्तुत करती हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स के अंतर्गत जितने भी मटेरियल्स आते हैं उन पे देखने के बाद, उन पे नज़र डालने के बाद ही कोर्ट जो है वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करेगा। इसी के अंतर्गत रूल 5 में ये भी प्रोविज़न दिया गया है कि अगर कोर्ट को फ्रेमिंग ऑफ इशू करने के बाद यह आवश्यक लगता है या फिर किसी पार्टी की तरफ से कोई एप्लीकेशन आया है कि यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ इशू में कोई चेंज किया जाना, कोई अमेंडमेंट किया जाना आवश्यक है, तो कोर्ट को युक्ति युक्तक लगने पर, रीजनेबल लगने पर वो उन फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज में अल्टर कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। उनको यह शक्ति मिली हुई है सीपीसी में ही। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं फ्रेमिंग ऑफ इशू के सबसे लास्ट पॉइंट की, जो कि फर्स्ट हियरिंग का है, क्योंकि फ्रेमिंग ऑफ इशू पूरा इर्द गिर्द घूमता है फर्स्ट हियरिंग के मामले में। तो यहाँ पे ये जानना आवश्यक हो जाता है कि इसका मतलब क्या है। वैसे अगर बात करें तो सीपीसी के अंतर्गत फर्स्ट हियरिंग को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन एक जनरल टर्म में, एक प्रैक्टिकल मैनर में फर्स्ट हियरिंग का मतलब उस दिन से होता है जो कि रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट को प्रस्तुत करने के बाद कोर्ट नियत करता है कि इस दिन आप जितने एविडेंस हैं, डॉक्यूमेंट्स सब प्रस्तुत करिएगा और इस दिन हम फ्रेमिंग ऑफ इशू करेंगे। यानी उस दिन को, जिस दिन फ्रेमिंग ऑफ इशू होता है और सारे मैटर्स पे एक पूरा संज्ञान लेता है कोर्ट, सब मैटर्स को देखता है, विटनेस को एग्जामिन करता है, वो दिन कहा जाता है फर्स्ट हियरिंग। एक सिविल प्रोसीडिंग के अंतर्गत फर्स्ट हियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है, क्योंकि अगर इस दिन कोई भी पार्टी नॉन अपीयर्ड होती है या गायब होती है, मान लीजिए प्लेंटिफ फर्स्ट हियरिंग के दिन गायब मिली, तो उस सूट को, जो पूरा मामला है उसको डिसमिस किया जा सकता है। और अगर यही मामला हुआ डिफेंडेंट के मामले में, यानी कि फर्स्ट हियरिंग के दिन डिफेंडेंट गायब मिला और कोई वो एक रीजनेबल कारण प्रस्तुत करने में या फिर उसका प्लीडर भी उस दिन नहीं आया, तो उस दिन पे प्लेंटिफ के फेवर में फैसला किया जा सकता है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो है जजमेंट या डिक्री पास की जा सकती है। इसलिए एक फ्रेमिंग ऑफ इशू के लिए या पूरे सिविल सूट के लिए फर्स्ट हियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है। तो ये थे सीपीसी के अंतर्गत दिए गए ऑर्डर 14 के मेन प्रोविजन। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स और टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।